चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र संसद भवन से जुड़ गए हैं। जयराम विप्लव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और लोकेश जिंदल जी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत लोकेश जी आपका भी। मैं सबसे पहले शैलेंद्र मिश्र का रुख करता हूं और अपडेट लेता हूं। शैलेंद्र, लोकसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया है, क्या इस बारे में कुछ खबर मिल पा रही है कि कब इस पर चर्चा हो सकती है? ये देखिए, जब लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी कि जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया, जिसका नोटिस दिया गया था, उसको स्वीकार कर लिया गया है, गौरव गोगोई की तरफ से पेश किया गया था और उस पर चर्चा करके सभी दलों से समय तय किया जाएगा। फिलहाल अब इस बात के संकेत मिले हैं कि एक दो दिन बाद इस पर एक तरह से इसको टेकअप किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले सभी दलों से बातचीत होगी कि कब ये उचित समय होगा। क्या इसी हफ्ते ये अविश्वास प्रस्ताव रखा जाए, इस पर चर्चा हो, या फिर अगले हफ्ते इस पर चर्चा हो, तो इसको लेकर अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि किस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी। जी, लौटता हूं आपके पास और मैं रुख करता हूं अब विनोद मिश्र जी का, हमारे सलाहकार संपादक का। विनोद जी, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ये इस समय अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे का मकसद क्या है विपक्षी दलों का और खासतौर पर कांग्रेस का? लाल जी, इसे आप संयोग माने या प्रयोग, संयोग का आप ये कह सकते हैं कि देखिए कि अगर आप थोड़ा सा पिछले 4 साल पहले जाएं तो फरवरी 2019 में इसी तरह से तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस अविश्वास प्रस्ताव में ये मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट के 9 साल के बाद ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। तो पहला अविश्वास प्रस्ताव तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से था, जिस समय में तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू विपक्षी एकता की जोर शोर से कोशिशें कर रहे थे और कांग्रेस के राहुल गांधी खुद उनकी एकता सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो वो भी इसी तरह से जोर शोर से प्रचारित किया जा सकता है, किया गया था कि विपक्ष की एकता जो बनी है वो इस बार एनडीए के इस गठबंधन से कड़ा मुकाबला करेगा। लेकिन आपको याद होगा कि अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाए और प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर वो बाइट आपके पास में हो, पार्लियामेंट के स्टेटमेंट का अगर उसको सुनाए, तो किस तरह से भारत की राजनीति में अपोजिशन के जो ये प्रयोग है जी, ये प्रयोग आपको बिल्कुल लगेगा कि उसको दूसरी बार दोहराने की कोशिश हुई है। और ये दूसरी बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी विपक्ष की जो चट्टानी एकता की बात जो 2019 में कही गई थी, वो इस बार भी 26 दलों की इस विपक्षी एकता की बात कह के सीधे सीधे अविश्वास प्रस्ताव पे लाके वो वही काम, वही प्रयोग कर रहे हैं जो उन्होंने 2019 में किया था। लाल जी, आपने जिस बात का जिक्र किया ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर 2019 में ही लगता है कि आज के अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी कर दी थी, तो मैं जरा अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी बाइट को सुनाएं, उसी वक्तव्य को सुनवाएं जरा कि उन्होंने उस समय क्या कुछ कहा था। मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य हमने सुनवाया विनोद जी। मैं जयराम विप्लव जी के पास और लोकेश जिंदल जी के पास जाऊं, उससे पहले एक चीज जोड़ना चाह रहा था, मैं उससे पहले आप ही के पास आ रहा हूं कि आपसे जरूर ये समझना चाहूंगा कि लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है, तो वो विपक्ष की नब्ज को भी बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं कि करीब 4.5 साल पहले ही कह दिया था कि आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे।
डेफिनेटली आप अगर जिस तरह से आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बातें 2019 के फरवरी 2019 में कही थी, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, फरवरी का वो महीना था, राजनीति में, भारत की राजनीति में विपक्ष की जो भूमिका है कमोबेश उससे अलग नहीं दिखी है। कांग्रेस जिस समय में, उस समय में भी जोड़ तोड़ के करके और विपक्ष के साथ मिलके एक प्रचंड एकता की बात करके मुकाबले के लिए तैयार दिख रही थी। आज भी कांग्रेस पार्टी का लबोलुआब राजनीति का वही है। नहीं तो ये पहली बात, अगर मणिपुर पे ही ये चर्चा कराने के लिए ये बात कर रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो आप ये देखिए कि पहले दिन के मीटिंग में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में सारे लोगों का एक निर्णय हुआ था, सभी दलों का, कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, और सरकार की तरफ से ये सहमति बनी थी कि ये चर्चा होनी है। और अगले दिन जब वो चर्चा के बाद पार्लियामेंट का सत्र का शुरू हुआ, मानसून सत्र का, तो अगले दिन से उसमें नियम के बात आ गई कि इस रूल पे चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद उसमें चर्चा में शामिल हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को पहले जवाब देना चाहिए। तो सीधे सीधे ये बात तो विपक्ष पे आरोप लगता है कि अब वो चर्चा के साथ में आज आप अविश्वास प्रस्ताव को लेके भी आ गए। तो ये कंडीशन लाने का जो आप कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में, जो मकसद क्या है, तो ये मकसद उनका साफ दिखता है कि चर्चा सिर्फ आपकी राजनीति है, मकसद आपका विपक्षी एकता को प्रचारित करना है। जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि विपक्ष की एकता ये इतनी प्रचंड है कि हम इसमें अविश्वास प्रस्ताव लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ जवाब देने के लिए यहाँ पे शामिल करवा रहे हैं। ये का एक आक्रामक रूप है। ठीक, मैं जयराम विप्लव जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले लोकेश जिंदल जी आप ही के पास पहले आ रहा हूं। बताइए क्या मकसद है कि जो है इस तरह से, क्योंकि कांग्रेस ही इसको लीड ले रही है, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, किस मकसद से लेकर आई है? देखिए जी, मेरे लिए तो ये एक तरह का सत्याग्रह है। भले ही आज संख्या बल हमारे साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र, भारत के संविधान और मूलभूत भारतीय नागरिकों के साथ में है। मणिपुर में जो कुछ घट रहा है वो बहुत ही दुर्दैव की बात है, वो बहुत ही भयानक है, और इस पर ये चाहिए था कि केंद्र सरकार को बहुत पहले कुछ ना कुछ निर्णय ले लेना चाहिए था, कुछ ना कुछ एक्शन ले लेना चाहिए। ना तो वाकई मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, ना ही प्रेसिडेंट्स रूल लागू हुआ, ना ही सीआरपीएफ मोबिलाइज हुई, ना अफ्स्पा लागू किया गया, ना किसी प्रकार का वहां पर ऐसा मेजर लिया गया कि वहां पर नागरिकों की जान बचाई जाए। वहां पर लोग जो जीने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं जी, उनके प्रति सरकार ने एक तरह से जैसे अनदेखा सा माहौल कर दिया है। क्या वे नागरिक नहीं है क्या भारत के? अच्छा, अब अगर इस बात मणिपुर पर चर्चा करना चाहिए था, फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों? जी, क्योंकि और कोई माध्यम ही नहीं बचा है। अच्छा, ना तो टीवी चैनल इसको डिस्कस कर रहे हैं। संसद के अंदर अगर हम कोई मुद्दा उठाकर लेकर आते हैं तो मुद्दा जो है खारिज कर दिया जाता है, समय नहीं दिया जाता। तो जो कुछ संसद में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है सरकार का ध्यान बटाने के लिए, उन सभी का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, तो उसी के तहत ये लाया है। ठीक है, प्रस्ताव एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत एक तरह की चेतावनी है भारत सरकार को। ठीक, हाँ, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल अधिकार भी है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है कि वे देश के सामने बताएं कि जो भी कुछ घटा मणिपुर में वो क्यों घटा, और इसके खिलाफ जो है या इसके अंजाम। अविश्वास प्रस्ताव जब आप लाएं तो जवाब तो मणिपुर पर भी होगा, जवाब बंगाल पर भी होगा, और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों पर भी जवाब जरूर होगा। मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यही बात कही जा रही थी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी यही बात कही थी कि पूरी चर्चा कीजिए ना सभी राज्यों पर। मैं जयराम विप्लव जी के पास आ रहा हूँ। जयराम जी, वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्योंकि मणिपुर पर हमारे हिसाब से चर्चा नहीं की, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। लगातार मिल रही हाथ से विपक्ष हताश और निराश, नकारात्मकता के वातावरण ग्रस्त दिखाई पड़ा। तो ये 5 साल पहले भी हुआ था। 5 साल पहले जब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, फिर जनता ने उसमें अपनी और 282 से 303 सीटें देकर अपना विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ व्यक्त किया। और आज जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात है, तो जनता एक बार फिर आगामी चुनाव में अपना विश्वास किसके साथ है वो दिखा देगी। आज बहुमत का आंकड़ा किसी भी प्रकार से सरकार के खिलाफ नहीं है,
कहीं पर भी नहीं है। उसके बावजूद ये अवतार प्रस्ताव केवल सबके विधायी कार्यों में एक अवरोध उत्पन्न करने की मानसिकता दिखाई पड़ती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पीछे कई बार देखें, इस बार लगातार कभी पेगासस का मुद्दा लेकर इन्होंने सबको अवरोध किया, कभी इन्होंने महंगाई के मुद्दे पर किया, कभी किसी विदेशी मीडिया के प्रोपेगेंडा को लेकर, डॉक्यूमेंट्री को लेकर के इन्होंने अवरोध उत्पन्न किया, कभी स्टाइन मार्क को लेकर अवरोध उत्पन्न किया। ये कांग्रेस पार्टी और उनकी पिछलग्गू पार्टियों ने जो मिलकर के INDIA एक गठबंधन बनाया है, उसकी मंशा साफ दिखती है कि वो सदन के विधायी कार्यों में अवरोध बनना चाहते हैं। और बात आपकी चर्चा को भी मैं देख रहा था, आज सवाल तो वही है, क्या अमावस की बात को जी पुनः रात कह देंगे तो रोशनी है? क्या बबूल को गुलाब नाम रख दिया जाएगा तो वो सुगंध देने लगेगा? क्या चूहे का शेर रख दिया जाए तो वो दहाड़ने लगेगा? सवाल नाम का नहीं, काम का है, और काम का हिसाब जनता मांगती है। का फैसला कई बार इनके खिलाफ जा चुका है। ठीक है। फिर जब की अदालत में पहुंचे और नरेंद्र मोदी ने जिस देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया, एक मजबूत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, आपके पास भारत का दुनिया में मान सम्मान बढ़ा, जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची, और भारत आज जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इसके साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप इन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। जी, मैं लौटता हूं आपके पास, शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, अबे कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश जिंदल जी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम तो मणिपुर पर हमारी मांग के हिसाब से चर्चा नहीं हुई तो हमने किया इस्तेमाल, हमारे पास अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव लाने का, आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे। वहां पर भी आपकी विपक्षी नेताओं से बातचीत हुई होगी। जब सरकार कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, समग्र रूप से चर्चा कीजिए महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होती है, लेकिन विपक्ष उस पर तैयार नहीं हुआ, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया, तो ये इसको लेकर के अब सरकार की क्या रणनीति होगी शैलेंद्र? देखिए, गौरव गोगोई जिन्होंने नोटिस दिया था, हम लोगों ने उनसे बातचीत की, तब वो कह रहे थे कि देखिए, दरअसल जो कल पत्र लिखा था उसमें भी जो मांग थी विपक्षी दलों की, वो उस पर कुछ एक तरह से पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। जो गृह मंत्री ने पत्र लिखा विपक्षी दल के नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और अधीर रंजन चौधरी को, और कल से ही ये दोपहर से ही ये एक बातचीत हो रही थी विपक्षी दलों में कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए जिससे सरकार इस पर चर्चा करे और प्रधानमंत्री जवाब दे, जो एक मुख्य मांग विपक्षी दलों की है। सत्ता पक्ष की रणनीति बहुत स्पष्ट है। पहले ही दिन से हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बात को दोहराया और स्पष्ट तौर पर कहा कि कितनी भी लंबी चर्चा आप चाहते हैं, मणिपुर पर सरकार तैयार है, जवाब देगी, आप चर्चा कराइए, चर्चा से भागिए मत। और सीधा आरोप लगाया विपक्षी दलों पर कि आप खुद नहीं चाहते हैं कि चर्चा हो। उनके मनसा पर सवाल उठाया कि जब चर्चा होगी मणिपुर पर तो देश में महिलाओं के खिलाफ जिन जिन राज्यों में अपराध हो रहे हैं उन पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा पर चर्चा होगी, राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ जो गंभीर अपराध हुए उन पर चर्चा होगी। और ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कांग्रेस शासित राज्य या कांग्रेस के सहयोगी दल के शासित राज्य हैं जहां पर बहुत गंभीर मामले सामने आए हैं और उन पर विपक्षी दलों की चुप्पी की बात होगी। आज ही अब से थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब याद करें सभी लोग कि जब राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे, तब उस चर्चा में जवाब को भी नहीं सुना गया, विपक्षी दलों की तरफ से हंगामा किया गया। तो यही दिखाता है कि कितनी रुचि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने में विपक्षी दलों की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ध्यान से सुना जाता है और भारत की छवि जो है देश भर, दुनिया भर में वो बहुत मजबूत और बेहतर हुई है। ठीक, मैं इसी चीज को विनोद जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि देखिए गतिरोध कहां पर था। गतिरोध यहां पर था कि विपक्ष कह रहा था मणिपुर पर चर्चा हो, सरकार कह रही थी बिल्कुल चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसके दायरे को बढ़ाइए, महिलाओं के अत्याचार पर चर्चा कीजिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है इसका तो दायरा और बढ़ जाता है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो आपको लगता नहीं कि विपक्ष ने जो एक उपाय ढूंढा वो उपाय उसी दिशा में चली गई जिस दिशा में ये नहीं चाहते थे?
लाल जी, अभी लोकेश जी जो कांग्रेस के नेता हैं वो बहुत टेक्निकल बात कह रहे थे। वो पेशे से वकील भी हैं लोकेश जी, और वो बात जो कह रहे थे, उनकी बात को थोड़ा सा मुझे लगता है कि चर्चा जरूरी है, कि उस बात को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकेश जी, इस बात के लिए कांग्रेस में जो कह रहे थे कि उनकी मजबूरी थी और उनका एक हक बनता है, पार्लियामेंट्री बिजनेस में विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है, और ये मंच विमर्श के लिए ही है। पार्लियामेंट जो आप कहते हैं कि वो इस देश के लिए विमर्श का सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि वो स्थान है, केंद्र है, तो विमर्श के लिए ही पार्लियामेंट है। चर्चा तो बिल्कुल सही बात है। जब वो टेक्निकल बात कर रहे थे तो सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात होगी, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो हमें ये समझना होगा कि वो स्टेट का अपना मामला है, ये किसी इस केंद्र का मामला, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो होती नहीं है। ये चूंकि मणिपुर के स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, रही बात कि उसके लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालत पे अगर संसद में चर्चा होती है आपके पास तो चर्चा होती है, तो उसके लिए गृह मंत्री को जवाब देना होता है। ठीक है, लोकेश जी से मैं इतना ज्यादा लीगल पॉइंट नहीं जानता हूं, जो थोड़ा मोड़ा जानता हूं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की उसकी बात कह रहा हूं। लोकेश जी सुने, उसके बाद वो जवाब दे सकते हैं। तो उसके बाद वो गृह मंत्री की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर वो जवाब दें। तो ये अपोजिशन के लिए एक बड़ा मौका था कि वो गृह मंत्री से सवाल जवाब भी वहां कर सकते थे। लेकिन जब वो ये बात कह रहे हैं कि हमारी बात, मणिपुर की बात नहीं सुनी गई, हमारे रूल पे चर्चा नहीं हुई, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, तो कायदे से आप बताइए कि क्या जो पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की जो परंपरा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर सबसे लास्ट में जवाब देते हैं और उसके पास कोई सवाल नहीं होता है, तो इनको इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या हासिल होने वाला है जब उनका जवाब ही नहीं आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर सबसे लास्ट में बोलते हैं और लास्ट में बोलने के बाद ये अविश्वास प्रस्ताव पर की व्यवस्था है। तो ये जो बात टेक्निकल बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि लोकेश जी इसको शायद बेहतर क्लियर कर सकते हैं। मैं लोकेश जी के पास ही क्या है इसमें, मैं लोकेश जी के पास ही चलता हूं। लोकेश जी, वही सवाल कि क्या हासिल होगा, बल्कि जो सवाल मैंने विनोद जी से पूछा था कि इसमें तो दायरा और ज्यादा खुल जाएगा। आप तो बिल्कुल फोकस चाहते थे, सरकार चाहती थी कि नहीं व्यापक रूप से चर्चा हो, तो ये तो और ज्यादा व्यापक हो जाएगा। लोकेश जी देखिए, सबसे पहले तो कुछ टेक्निकल प्रश्न पूछे गए, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। संविधान में आर्टिकल 356 और 365 केंद्र के ऊपर ये जवाबदारी सौंपता है कि अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं स्थापित हो पाता, या फिर कोई राज्य लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में विफल हो जाता है, या फिर असंवैधानिक तरीके से वहां पर शासन या फिर किसी प्रकार की गतिविधि होती है, तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है। और उस समय वहां की स्टेट गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर सकता है। ठीक है। गवर्नर का एक बहुत अहम रोल होता है, केंद्र की एक जवाबदारी होती है कि वे उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर वहां पर। लेकिन आमतौर पर आजकल 356 का इस्तेमाल काफी कम हो गया है, अब वो दौर चला गया। वो तभी होता अगर वो विपक्षी दल जो है उस राज्य के ऊपर वहां की सरकार हो। हाँ, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से कितनी खबरें आती है। अगर मणिपुर में कांग्रेस की सरकार होती तो वहां के गवर्नर सबसे पहले उसको अस्थायी करते, उसे सरकार को जो है हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू गिरवाते, और उसके बाद में जो है बाकी की प्रक्रिया होती। खैर, उसमें हम जाएंगे नहीं। और रही दूसरी बात, अगर हम कहते हैं आपका जो दूसरा प्रश्न था, ये तो दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी। देखिए, मेती और कुकी समुदाय के बीच में जो टेंशन थे वे आज के नहीं है, बहुत पुराने टेंशन हैं, और ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। अगर मणिपुर में वहाँ के न्यायालय ने ऐसी कोई डायरेक्शन दी है कि भाई मेतीस को भी जो है कुकीज ट्राइब्स में सम्मिलित किया जाए, या फिर कुकीज के अंदर ऐसा किसी प्रकार का भाव था कि उनकी जमीनें ली जाएगी, या किसी भी प्रकार का उन दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक तरह से टेंशन बढ़ रहा था। ठीक है। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वे पहले ही इसे समझ लें, उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लेकर जाएं। ठीक है। तो वहाँ के प्रशासन होते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इम्पोज किया जा सकता है, या फिर ऐसा वहाँ की सिविल सोसाइटीज को रीच आउट किया जा सकता है। ठीक है। या फिर होम मिनिस्टर, वो तमाम चीजें आपकी बात सही हो सकती है। दोनों कम्युनिटीज के बीच में डायलॉग लेकर आकर वहाँ पर शांति लेकर आ सकते हैं। उस वाले मुद्दे पर मैं जवाब चाह रहा था, कि इसमें तो बहस में दायरा और खुल जाएगा, तो फिर जो है इसमें आपकी रणनीति फिर क्या रहेगी। चलिए, मैं लौटता हूं आपके पास। जयराम जी, अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना होगा, तब तो आप लोगों की रणनीति रहेगी कि पूरा सारे विषयों को शामिल कर लिया जाए। देखिए, हमारे लिए तो बेटियां कहीं की भी हो, वो बेटियां हैं, उसको वोट बैंक के नजरिए से, वोट बैंक के तराजू में हमने ना कभी तौला था, ना कभी तौलेंगे।
और न ही ये देखकर बोलना बंद करेंगे या बोलेंगे, चुप्पी साध लेंगे कि यहाँ हमारी सरकार है और जी। यहाँ विपक्षी सरकार है। अगर ऐसा होता तो सत्र शुरू होने के पहले दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के अपना आक्रोश, अपना दुख और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर नहीं कर। ठीक है। इसलिए ये बड़ा अंतर है हाँ। कि राजस्थान पर चुप्पी साध लेना, बंगाल पर चुप्पी साध लेना, बंगाल के मुख्यमंत्री को बगल में बिठाकर ये इंडियन अलायंस वाले कहते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। आज मणिपुर में जो लगता है कुछ संपर्क आपसे टूट रहा है। खैर, लेकिन बंगाल में अभी हमारे पास समय की कमी है। राजस्थान में हो रहा है, ठीक, उसकी ठीक। भी चर्चा होगी, जवाब चलिए, इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अभी फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जयराम विप्लव जी जुड़ने के लिए, लोकेश जी आपका भी, विनोद जी आपका भी और शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर